हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BR क्लासेस। आज के अपने इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों की चर्चा करेंगे। वे घटनाक्रम जिनके चलते भारत देश को स्वतंत्रता मिली। इसमें हम बहुत सारी घटनाएं जिसकी शुरुआत करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल विभाजन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इन सभी घटनाओं के बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और बंगाल विभाजन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसा कि हम जानते हैं, 1885 के समय पर भारत के इतिहास में एक नवीन युग का आरंभ हुआ था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ था, जो आगे चल के राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में विख्यात हुई। एक ऐसा मंच जहाँ पर कि जो भारतीय नेता थे वो सीधे अपनी बात कह सकते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो इस संस्था के संस्थापक के रूप में अगर हम बात करें तो इसका श्रेय जाता है ये एक विचारधारा थी, और इस विचारधारा को पूर्ण रूप से मूर्त रूप देने का श्रेय श्री A.O. ह्यूम, जो एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे, उनको जाता है। और इसमें उनका सहयोग किया सुरेंद्र बनर्जी और आनंद बोस ने। तो ये लोग इनके सहयोगी थे। उसके बाद संस्था का जो प्रारंभिक नाम था, इस संस्था को शुरुआत में इस संस्था का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया। ओके, उसके बाद सबसे पहले जो इस संस्था का अधिवेशन हुआ था, सबसे पहला सम्मेलन, प्रथम अधिवेशन, वो मुंबई में हुआ, और जिसमें कि 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। और प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने तो वो व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की थी। अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों की, कि क्यों ये राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया गया, क्यों इस संस्था का जन्म हुआ। तो देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच एक मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना था। मैत्रीपूर्ण कहने का मतलब ये था कि उस समय सभी को एक मंच चाहिए था कि भारतीय लोग, भारतीय राष्ट्रीय कार्यकर्ता जितने भी थे, वो लोग सीधे अपनी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट से कह सकें। तो उसके लिए कुछ सशक्त एक स्टेज चाहिए थी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे कि वो लोग अपनी बात को रख सकें। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है जाति, धर्म, प्रांत व भेद किए बिना राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहन देना तथा मजबूत करना। तो जो राष्ट्रीय एकता की भावना थी उसको प्रोत्साहित किया जा सके, उसको मजबूत किया जा सके, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। जो जनप्रिय मांग थी उनको निरूपित करना तथा उन्हें सरकार के सामने रखना। तो जो भी राष्ट्रवादी नेता इसमें थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, वो जनप्रिय मांगें जो थी उनको निरूपित करना चाहते थे, उनको सरकार के सामने रखना चाहते थे। तो इसलिए ये हुआ। जनता से जुड़ी मांगों को सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाना, जैसे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग किया जा सके उसको। तो ऐसी बहुत सारी जनता की मांगें थी जिनको प्रस्तुत करना था सरकार के सामने। उसके बाद सिविल जो सेवा की परीक्षा थी उस समय, जो कि केवल इंग्लैंड में होती थी, उसे भारत में कराया जाना, ये भी एक जनता की मांग थी कि भारत में उन सेवाओं को कराया जाए। तो इस तरीके की बहुत सारी जनता की जो इच्छाएं थी उनको सीधे हम गवर्नमेंट के पास रख सकते, इसलिए की गई थी। ये सारे उनके उद्देश्यों में ही रखे जाते हैं। भारतीय जनता को राष्ट्रीय राजनीतिक जो मुख्य धारा थी उससे जोड़ना। ठीक है, मुख्य धारा में शामिल करना भारतीय जो जनता थी उसको।
विदेशी शासन की प्रकृति के प्रति जो समझ विकसित हो सके कि भाई विदेशी जो शासन है वो भी क्या चाहता है, वो क्या सोचते हैं लोग, उनका और भारतीयों का आपसी तालमेल बिठ सके, आपसी सामंजस्य बिठ सके। तो इसलिए ठीक है, एक साझा मतलब सशक्त साझा राजनीतिक मंच स्थापित करना था। तो उन लोगों को एक सशक्त मंच स्थापित करने की बात थी, तो इसलिए भी ये था। भारतीयों के तो यही सब उद्देश्य थे। ए.ओ. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी उसमें एक सेफ्टी वॉल्व, ठीक है, सेफ्टी वॉल्व यानी कि रक्षा भित्ति थी, है ना, की धारणा थी इसमें। अब ये सेफ्टी वॉल्व क्या है, सेफ्टी वॉल्व क्या चीज़ थी? सेफ्टी वॉल्व का मतलब ये था कि जो ए.ओ. ह्यूम थे जब वो यहाँ पर कार्यरत थे भारत में, एक मतलब ब्रिटिश अधिकारी थे, जब उन्होंने ये देखा कि भारतीय जितने भी हैं उन वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब उग्रवादी हो रहे थे स्वतंत्रता के लिए, तो ये एक राजनीतिक चेतना उन लोगों में जाग रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो ए.ओ. ह्यूम ने ये सोचा कि कुछ इस तरीके की एक मंच होना चाहिए, इस तरीके की एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें कि भारतीय लोग अपनी बात विनम्र तरीके से सीधे के सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कह सकें। तो उसमें क्या होगा कि जितने भी उग्रवादी नेता हैं या राष्ट्रवादी नेता हैं, ये राष्ट्रवादी गतिविधियां चल रही हैं, उनको शांति से हैंडल किया जा सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए उन्होंने ए.ओ. ह्यूम ने इस चीज़ की सिफारिश की कि इस तरीके की एक संस्था बनाई जानी चाहिए कि वो सीधे गवर्नमेंट से, ब्रिटिश सरकार से विनम्रतापूर्वक अपने पक्षों को रख सके। तो इसी धारणा को कहते हैं सेफ्टी वॉल्व, जिसके चलते ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का निर्णय लिया। और भारतीय लोगों ने इसमें क्यों अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, उसका रीज़न ये था कि वे लोग भी ये चाहते थे कि हाँ, कुछ इस तरीके की एक व्यवस्था आए हम लोगों के पास जिससे कि हम सीधी बात अपनी सरकार के आगे कह सकें, एक सामंजस्य बिठ सके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और भारतीय है उनके बीच में। उसके बाद जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, उसके बाद शुरुआत में तो राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसमें नरमपंथी नेता ही थे, लेकिन बाद में ये विचारधारा दो भागों में विभाजित हो गई थी। दो भागों में इसकी विभाजन हो गया था। पहले जो विचारधारा थी वो नरमपंथी नेता थे और दूसरी विचारधारा से जो प्रभावित थे वो गरमपंथी नेता थे। नरमपंथी नेताओं में दादा भाई नौरोजी थे, महात्मा गांधी थे और बाकी जितने भी बुज़ुर्ग नेता थे वो। और गरमपंथी नेताओं में मुख्य रूप से लाल बाल पाल को गिना जाता है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पॉल, और भी बहुत सारे नेता थे, चंद्रशेखर आज़ाद हैं या बाकी और सब लोग। तो वो लोग गरमपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। बंगाल विभाजन 1905 और लॉर्ड कर्जन। जैसा कि हम जानते हैं, जितनी भी घटनाएं या भारत के राष्ट्रवादी जितनी भी घटनाएं थी, जितने भी आंदोलन थे, वो एक दूसरे से संबंधित हैं। एक आंदोलन हुआ तो उसका प्रभाव दूसरे होने वाले आंदोलन पर पड़ता ही है, या फिर ये कह लीजिए एक घटना पिछली हुई घटना का ही परिणाम मानी जाती है। तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई वो 1885 में, उसके सही 20 वर्ष बाद 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। तो ये इन घटनाओं का भी आपस में एक दूसरे के साथ संबंध है। उस समय तक तो 20 साल में बहुत ही गहराई, बहुत ही बड़े स्तर पर राष्ट्रवादी जो गतिविधियाँ थी वो होने लगी थी। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो बंगाल विभाजन था ये 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ। तो लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय के रूप में 1899 ईस्वी में भारत आए थे। भारतीय इतिहास में ये सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय वायसराय थे। अलोकप्रिय वायसराय, क्यों अलोकप्रिय वायसराय थे? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं।
जबकि लॉर्ड कर्जन जब 1899 में भारत आए, उसके बाद उन्होंने 1805 तक बहुत सारे ऐसे काम किए जो भारतीय इतिहास में अविस्मरणीय हैं। यानी कि मतलब इतने अच्छे काम किए जो कि भारतीय इतिहास के लिए हम हमेशा लॉर्ड कर्जन के कृतज्ञ रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी भारतीय इतिहास में लॉर्ड कर्जन को एक बहुत बुरे वायसराय के रूप में, सबसे ज़्यादा अलोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया। तो अब इनके कुछ कामों के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें कराई। सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में इन्होंने अकाल आयोग की स्थापना कराई थी। ठीक है, अकाल आयोग क्यों? उस समय जब ये जो लॉर्ड कर्जन थे, ये जब वायसराय के रूप में 1899 ईस्वी में भारत आए थे, तो उस समय अकाल पड़ा हुआ था उस समय। तो इन्होंने सुविधा के लिए, भारतीयों की सुविधा के लिए अकाल आयोग की स्थापना कराई थी। दूसरा, इन्होंने 1901 में सिंचाई आयोग बनवाया, सिंचाई आयोग की स्थापना कराई। वो भी अकाल जो पड़ा हुआ था उस समय, अकाल की जो घटना थी उससे बचाव के लिए, उससे मतलब एक तरीके से उसकी बेनिफिट के लिए सिंचाई आयोग की स्थापना कराई थी। उसके बाद इन्होंने दूसरा बढ़िया काम किया कि 1902 ईस्वी में इन्होंने पुलिस आयोग का गठन कराया था। ठीक है, उसके बाद हम ये अगर आगे देखें, 1902 में इन्होंने सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन कराया था। विश्वविद्यालय आयोग का गठन उन्होंने कराया 1902 में। उसके बाद आयोग की सिफारिशों पर, विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों पर 1904 में इन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम की भी पारित कराया। ठीक है, विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित कराया। उसके बाद इन्होंने 1903 ईस्वी में पुलिस विभाग में जो CID है उसकी स्थापना कराई। अब आज भी हम CID का जानते हैं कि हाँ, CID इस तरीके से होता है, उसके ये काम है। तो वो जो CID की स्थापना थी पुलिस विभाग में, वो लॉर्ड कर्जन ने ही कराई थी उस समय पर। उसके बाद कृषि विभाग को स्थापित किया ताकि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा मिल सके, यानी कि कृषि विभाग को स्थापित किया। वर्तमान का जो कृषि विभाग है वो लॉर्ड कर्जन की ही देन है। ठीक है, प्राचीन स्मारकों की रक्षा के लिए 1904 में स्मारक अधिनियम पारित कराया था। ठीक है, स्मारक अधिनियम पारित कराया और पुरातत्व विभाग की स्थापना कराई। तो वर्तमान पुरातत्व विभाग जो है वो, उसकी स्थापना इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने ही कराई थी। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए कि CID बनवाया, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कराई और पुलिस जो थी पुलिस आयोग का गठन किया, सिंचाई आयोग बनवाया। इतने सारे अच्छे काम किए, उसके बाद भी उनको एक अलोकप्रिय वायसराय के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, बंगाल विभाजन की कराया। अब बंगाल विभाजन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको देख लेते हैं। बंगाल विभाजन यानी कि उस समय जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसका मुख्य कारण जो बताया गया था वो था जो उन्होंने जो मुख्य रूप से इसका कारण जो था वो था कि बंगाल उस समय बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना का मुख्य केंद्र बन चुका था। प्रेसिडेंसी थी तो ऑब्वियसली बात है उस समय जनसंचार के माध्यम बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए वो राष्ट्रीय चेतना का मुख्य बिंदु बन चुका था। और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों को सांप्रदायिकता, ठीक है, सांप्रदायिकता फैलाकर राष्ट्रवादी जो राष्ट्रीयता थी उसको कुचलना चाहते थे, है ना। तो ये रीज़न था इसका। और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो मुसलमान थे, जो उन्होंने मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल को हिंदू बहुल्य पश्चिमी बंगाल से अलग कर दिया। तो दो राज्य अलग अलग बनवा दिए, जिसमें कि एक तो मुस्लिम बहुल्य था जिसमें कि पूर्वी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल जिसमें कि हिंदू बहुल्य था। ठीक है,
तो इस तरीके से 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया। हालांकि जो कर्जन थे इन्होंने ये बताया कि बंगाल विभाजन क्या है, प्रशासनिक कारणों से, यानी कि जो प्रशासनिक असुविधा होती है उसमें, उसके लिए बंगाल विभाजन किया जा रहा है। और उसका रीज़न ये दिया कि बंगाल उस समय क्या था, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, ये सभी शामिल थे इस समय बंगाल में। और बंगाल की कुल आबादी 7 करोड़ थी, 7 करोड़ 85 लाख। तो उस समय इतनी बड़ी आबादी वाला था बंगाल, और राष्ट्रवादी गतिविधियाँ होती थी वहाँ पर, ये सारी चीज़ें थी। तो जो लॉर्ड कर्जन थे इन्होंने इसका कारण ये बताया कि भाई बंगाल एक बड़ी प्रेसिडेंसी है और इसमें प्रशासनिक असुविधा होती है, ढंग से काम करने में दिक्कत आती है, इतना बड़ा क्षेत्र है। अगर 2 भागों में इसको विभाजित कर दिया जाएगा तो 2 वायसराय होंगे और बहुत इजी उसमें काम हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। वास्तविकता ये थी कि क्योंकि बंगाल एक बड़ी प्रेसिडेंसी थी और इसमें संचार के माध्यम बहुत कुछ थे, तो राष्ट्रवादी गतिविधियाँ, राष्ट्रीय चेतना जो थी वो प्रमुख केंद्र बन चुका था राष्ट्रीय चेतना का। तो इसलिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, और उसमें भी उसने सांप्रदायिकता को ध्यान में रखते हुए, ताकि हिंदुओं और मुसलमानों को सांप्रदायिक रूप से अलग करके जो राष्ट्रीय चेतना थी उनकी, उनको कुचला जा सके। तो ये रीज़न था बंगाल के विभाजन का। इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने 2 भागों में मुसलमान, और वहाँ पे उन्होंने सांप्रदायिकता का बीज बोया सबसे पहली बार। तो वो एक बहुत बुरी घटना थी भारतीय इतिहास में, ठीक है। उसके बाद 22 जुलाई, कुछ फैक्ट्स हैं ये, 22 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया कि भाई 22 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन होगा। इस चीज़ का निर्णय लिया गया। उसके बाद 7 अगस्त 1905 बंगाल विभाजन के खिलाफ कलकत्ता के एक टाउन हॉल था, उसमें स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई एवं बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। तो उस समय 7 अगस्त 1905 को बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। फिर 16 अगस्त 1905 को ये जो विभाजन था ये प्रभावी हो गया। 16 अगस्त 1905 को विभाजन प्रभावी हो गया। उसके बाद इस दिन को राष्ट्रवादी जो जितने भी नेता थे, राष्ट्रवादी जो सभी लोग थे, उन लोगों ने इसे शोक दिवस के रूप में बनाया, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने के सुझावों पर इसको राखी दिवस के रूप में भी बनाया गया। शोक दिवस इसलिए क्योंकि जो हिंदू और मुसलमान थे वो लोग एक दूसरे से अलग हुए, भारत का इतना बड़ा हिस्सा दूर हो गया, सांप्रदायिकता का बीज बोया गया, तो इस वजह से इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया उस समय। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये सुझाव दिया कि चाहे ब्रिटिशर्स कुछ भी कर लें, हम लोग भारतीय, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब लोग भाई भाई हैं। तो इस तरीके से राखी बांधी गई एक दूसरे को, और राखी दिवस के रूप में इसको मनाया गया। और उस समय तत्कालिक सचिव जो थे वो थे रिजले। ये भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी कि बंगाल विभाजन के समय जो राज्य सचिव थे वो कौन थे, तो वो रिजले थे। तो इस तरीके से इसीलिए मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि लॉर्ड कर्जन भारत के सबसे अलोकप्रिय जो वायसराय थे वो माने जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।